राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज फिर से अपने सामने है इको स्पोर्ट, है ना। तो ये इको स्पोर्ट का टाइटेनियम वेरिएंट है विद सनरूफ। ये अभी अभी ली है भाई ओनर ने, नई गाड़ी है ना, और डीजल इंजन के साथ में है। सीधे बात करेंगे भाई ओनर से और जानेंगे कि क्यों उन्होंने इको स्पोर्ट ली आज के टाइम में, जबकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या रीज़न था और कैसी अब तक की इसकी परफॉर्मेंस है और क्या कुछ उन्हें अभी तक इसमें दिक्कत आई है ना। एक दो इश्यूज़ हैं जो कि उन्होंने अभी फेस किए हैं इतने कम किलोमीटर्स में, वो सारी चीज़ें हैं। तो सीधे बात करते हैं ओनर से। तो भाई आज अपने साथ हैं विपुल सर। विपुल सर की कार है, ये इसको ओन करते हैं, तो जानते हैं सर का एक्सपीरियंस। आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया? इसका सबसे प्रमुख कारण रहा, देखिए सबसे मेरी प्रायोरिटी थी गाड़ी लेते समय कि मुझे सेफ्टी चाहिए। हाँ, सेफ्टी चाहिए, तो उस पैरामीटर पे सेफ्टी चाहिए, एक शानदार इंजन चाहिए जी। तो उस पैरामीटर पे, सेफ्टी के पैरामीटर पे आने पे 3 गाड़ियाँ निकल जाती हैं जी। एक ब्रेजा निकल जाती है, हाँ और दूसरी हुंडई की और किया की ये निकल जाती है जी। हालांकि मेरे पास हुंडई की पहले गाड़ी थी, लेकिन उसकी सर्विस वगैरह इतनी महंगी थी, इसलिए भी मैंने उसको छोड़ दिया जी। ब्रेजा को इसलिए भी छोड़ दिया, हालांकि वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग में है, लेकिन उसको इसलिए छोड़ दिया, उसकी बॉडी रोल बहुत ज़्यादा थी। मेरे पास ब्रेजा भी है और ऑफिस पे जी। और उसके बाद बचती है 3 गाड़ियाँ जी जी। एक टाटा नेक्सन और दूसरी महिंद्रा की XUV 300 और तीसरी ये बची जी। तो महिंद्रा की गाड़ी, एक्चुअली महिंद्रा की गाड़ी तो है नहीं, वो तो टिबोली की है, जिनके साथ उनका महिंद्रा का टाई अप टूट चुका है। तो अब XUV 300 का मुझे फ्यूचर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब नहीं है, तो इसलिए उसको भी मैंने ड्रॉप कर दिया। और भी चीज़ें हैं, महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ का लगभग ग्राउंड क्लियरेंस देख लीजिए, सबका एक ही है 180 mm। मेरे पास महिंद्रा की TUV 300 है, जिसको मैं 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ जी। तो मैं महिंद्रा से सेटिस्फाई नहीं हूँ। गाड़ी ब्रेक लगाते समय पूरी स्टीयरिंग कांपती है, गियर लीवर कांपता है, सब कुछ, क्लच वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो महिंद्रा से ये नहीं है। उसके प्लास्टिक क्वालिटी, फिनिश्ड जो भी है, फिट एंड फिनिश, वो भी बहुत बेकार है जी। हाँ, टाटा नेक्सन मुझे अच्छी लगी जरूर जी। उसको मैंने 2-3 बार टेस्ट ड्राइव भी किया पेट्रोल का, लेकिन टाटा नेक्सन गाड़ी तो बहुत बढ़िया बनाई है, लेकिन इंजन उसका उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का है या तो मारुति का है, मारुति का जैसे कि पेट्रोल इंजन है जी, और या फिर उसका हुंडई किया का है जी। तो इंजन के हिसाब से वो मुझे गाड़ी बहुत अच्छी नहीं लगी। उसमें हार्शनेस ज़्यादा थी, वाइब्रेशन ज़्यादा थी, इनिशियल पिकअप में प्रॉब्लम थी, पावर लैग था, टर्बो लैग था, तो इसीलिए उसको भी छोड़ दिया। तो फिर फाइनली मुझे ये गाड़ी पर मैं आया जी। और इसमें फिर आपने सर डीजल इंजन लिया है ना? डीजल और पेट्रोल के रेट सेम था, बिल्कुल 9,99,000 जी। तो इसीलिए मैंने ये ले लिया, बिल्कुल सही है। टाटा नेक्सन में डीजल और इसके डीजल में सेम फीचर्स में 2 लाख का अंतर है। 2 लाख गाड़ी ये सस्ती, ये सर वैल्यू फॉर मनी खैर वेरिएंट है इसका फोर्ड का, है ना, इको स्पोर्ट में। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, आप जैसे बता रहे थे कि आपने हुंडई की गाड़ी रखी हुई है, तो हुंडई से सर कस्टमर बड़ा संतुष्ट रहता है, मैंने जितने भी देखे हैं वो बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं, ऐसा क्या? ऐसा है कि हुंडई की i10 मेरे पास करीब 10 साल में चलाया जी, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी गाड़ी थी, 10 साल पुरानी थी, इसलिए बेच दिया। लेकिन कभी भी उसकी सर्विस कराने में गया तो 7,000-8,000 से नीचे आती ही नहीं थी सर्विस। बताइए पेट्रोल i10 में? हाँ, i10 में 7,000-8,000 से नीचे सर्विस नहीं आती थी। उसका कोई भी चीज़ पार्ट खराब होता था तो उसके लिए उन्होंने अच्छे खासे चार्ज करते थे, तो उनकी जो है सर्विस काफ़ी महंगी थी, इसलिए बिल्कुल हुंडई को मैंने छोड़ दिया। और दूसरी चीज़, सेफ्टी के मामले में मारुति और हुंडई में 19-20 का फ़र्क है। मैं कहूँगा हुंडई थोड़ी बेटर है, मारुति थोड़ी नीचे है जी जी। कहीं भी टाटा और महिंद्रा या फिर फोर्ड के मुकाबले उनकी सेफ्टी, मतलब कि मुझे बिल्ड क्वालिटी उनकी नहीं लगती जी, जो मेरी प्रायोरिटी थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। तो कितने की पड़ गई थी सर ये आपको ऑन रोड? ये मैंने निगोशिएट किया था, काफ़ी अच्छे में पड़ गई थी जी। ये मुझे 10,88,000 की पड़ी थी। ओके। और इसमें मैंने ये नहीं लिया था एक्सटेंडेड वारंटी, हाँ वारंटी नहीं लिया था, एक्सटेंडेड वारंटी बाद में ले लेंगे जी। तो 10,88,000 की मुझे ऑन रोड। सर बढ़िया डील क्रैक कर लिया आपने फिर। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ सर, जैसे फेस लिफ्ट की चर्चा चल रही है और आपने अभी रिसेंटली गाड़ी भी ली है, शायद तब तक भी चर्चा शुरू हो चुकी थी फेस लिफ्ट की। चर्चा तो पिछले कई महीने से चल रही थी, लेकिन कुछ क्लियर नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत फर्क तो हमेशा कुछ ना कुछ तो अपडेट आता ही रहेगा। बिल्कुल सही। तो कितना अपडेट का वेट करेंगे, ठीक है चलो। तो सर फाइनली आपने ये डिसीजन लिया, ये गाड़ी ले भी ली, चलिए बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। तो इसके अंदर क्या मतलब कुछ कमियां लगती हैं आपको या नहीं? हाँ, कमियां हैं बिल्कुल, इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, इसकी कमियां भी हैं। देखिए सर, अच्छाइयों के बारे में तो सभी लोग बता ही देते हैं ना, बट कमियां जो हैं, इसकी सबसे पहली कमी है आपको इसका ए पिलर
जी, ये आपको बार बार आगे पीछे दिखाने में ए पिलर है इसका, बिल्कुल ये ए पिलर एक वो करता है। दूसरी कमी है इसका इंटरनल स्पेस मैनेजमेंट। जी, आप मतलब चाहे बूट का हो चाहे इंटरनल स्पेस हो, इसमें स्पेस मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है। इनसे बढ़िया स्पेस आपको नेक्सॉन हो, ब्रेजा हो प्रोवाइड करते हैं। इसकी कमी है क्लच इसका हार्ड है। जी, क्लच इसका मैं फील करता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलना होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं चलना है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना हो तो घुटने आपके अगर आदि नहीं है तो आपके दर्द होने लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि 3 इसकी मेजर कमियां हैं, बाकी और कोई इसमें कोई ऐसी खास कमी नहीं है। ये तीनों कमियां मैं जानता था तो लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो करना ही था। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी के साथ अपना थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये 3 कमियां हैं, लेने से पहले आदमी को जरूर सोचना चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक इशू आया है अभी आपको, जबकि गाड़ी आपकी काफ़ी कम चली है, तो वो क्या इशू है उसके बारे में और बताइए। इसमें एक और कमी है, वो मैं बताना भूल गया था, आपने अच्छा किया याद दिला दिया। DPF का इशू है इसमें। हाँ। मेरी नई गाड़ी है, बिल्कुल 440 किलोमीटर मात्र चलने के बाद इसमें DPF का एग्जॉस्ट फिल्टर ओवरलोडेड ड्राइव टू क्लीन का मैसेज आ गया। जी, जबकि दूसरी गाड़ियों में इतनी जल्दी नहीं आता। हाँ। जबकि 440 किलोमीटर पर ही आ गया। अब इसके लिए, इसी काम के लिए, इसको क्लीन करने के लिए मुझे हाईवे पे जाना पड़ा। जी, हाईवे पे जाना पड़ा, हालांकि अच्छे से मैंने कर लिया आप लोगों के सपोर्ट से और मदद से। जी। लेकिन अब देखते हैं कि मैंने इसके बाद कब आता है। तो उसके बाद कितना चला लिया सर? उसके बाद लगभग 200 किलोमीटर में चला चुका, अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया। अच्छा सर, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कब का है? अप्रैल 21। तो सर की जो कार है ये अप्रैल की बनी हुई है, अप्रैल मैन्युफैक्चर्ड है। तो इसमें जो इशू आया है ना इको स्पोर्ट में DPF का, वो फरवरी से जून तक की गाड़ियों में ज़्यादा है। लेकिन सर के हिसाब से भाई इन्होंने हाईवे पर इसको ड्राइव किया और एक बार में वो मैसेज चला भी गया है, दोबारा भी नहीं आया। सर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो रिपीट होता है, वो हाईवे से घर आते हैं फिर वो मैसेज वापस आ जाता है, तो ऐसा भी हुआ था क्या आपके साथ? अभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ जी। एक्चुअली मैंने इसके यूज़र मैनुअल, हमारा यूज़र मैनुअल में भी नहीं दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि DPF कैसे क्लीन किया जाए। हाँ। आप अगर देखेंगे तो यूज़र मैनुअल में भी नहीं दिया हुआ है। यूज़र मैनुअल इन्होंने अपडेट ही नहीं किया, पुराना वाला ही देते हैं। हाँ, तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन देखा तो उसमें दिया था कि आप 30 किलोमीटर 60 की स्पीड में कंटिन्यू ड्राइव कीजिए। तो मैं ड्राइव किया तो उसमें 5 किलोमीटर जैसे ही चलाया तो एग्जॉस्ट फिल्टर क्लीनिंग करके मैसेज आने लगा। जी। और लगभग 20-25 किलोमीटर और चलाया तो मैसेज चला गया। लेकिन उसके बाद ही मैं 40-50 किलोमीटर उसी पैरामीटर पर 60 की स्पीड में चलाती रहा, 5th गियर में चलाता रहा 70 की स्पीड में। जी। तो वो मैसेज फिर चला गया। फिर उसके बाद 200 किलोमीटर चल चुकी, अभी नहीं आया है। आएगा तो मैं आपको जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सर ना आए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो भाई अगर आप लोगों के साथ ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप भी इस तरह से कर सकते हो जैसे सर ने किया है। 5th गियर में 60-70 की स्पीड पर, 60 to 70 की स्पीड पर आप गाड़ी चला सकते हो। अच्छा सर, लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ रहती है भाई कि रास्ते में हम मान लो कोई सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है, हम गाड़ी धीरे करते हैं तो वो मतलब जो RPM कम हो जाएंगे। हाँ। तो वो फिर मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं उसको या दोबारा से फिर स्टार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, कंटिन्यू करते रहें। जी। और ये ऑटोमेटिक वो फिल्टर पहले एग्जॉस्ट फिल्टर क्लीनिंग करके मैसेज आ जाएगा। मैं आपको, मेरे मोबाइल में आया था, मैं आपको भेज दूंगा, आप दिखा दीजिएगा। बिल्कुल। और वो जब ऑटोमेटिक फिर वो जैसे क्लीन हो जाएगा तो वो मैसेज डिसअपीयर हो जाएगा। जी, डिसअपीयर हो जाएगा। तो हाईवे पर रन के लिए अगर आपके पास डीजल गाड़ी है और आपको केवल सिटी पे ही चलना है तो आपको एक बार को जरूर सोचना चाहिए, केवल कि शॉर्ट डिस्टेंसेस कर रहे हैं, आपको हाईवे पे जरूर 1-2 बार जाना पड़ेगा। जैसे मुझे यमुना एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ा। हाईवे पर चले जाओ, जब क्लीन हो जाए ना उसके बाद भी 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चला दो गाड़ी को, जिससे कि मतलब बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई अपना क्लीन हो चुका है DPF। तो ये था भाई इशू, ये जानकारी मुझे चाहिए थी सर से, है ना। मेरी वैसे फ़ोन पे बात हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है, वो लोग क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो भाई इस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हो, एक बार इसको ट्राई करके आप अपनी कार के अंदर देख सकते हो। निगेटिव तो ठीक है, हर गाड़ी में होती है, कोई गाड़ी सर्वगुण संपन्न नहीं होती। जी जी। लेकिन इसके अलावा इसकी जो 3 सबसे अच्छाइयाँ हैं जी, वो है इसका शानदार इंजन इससे शानदार किसी का नहीं है। इसके शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स जी, स्टीयरिंग फीडबैक इसका ऐसा है कि आप हाईवे पे आपको स्टेबिलिटी आपको ज़बरदस्त मिलेगी जी, और मजबूत बिल्ड तो अच्छी है ही। तो ये चीज़ें जो है प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए, बाकी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। अच्छा सर, माइलेज आपको क्या निकाल देती है? मैं बता दूं सर, भाई गाज़ियाबाद में चलाते हैं, सिटी ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है दबा के। तो आप लोग, मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा है भाई सिटी में माइलेज क्या है, तो मेरा तो सर सिटी ऐसा है, छोटा सा शहर है, 10 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। तो मैं वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता। मैं गाज़ियाबाद दिल्ली सब जाना आना होता रहता है। सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप चलते हैं तो आपको
16.5 17 16.5 के आसपास मान लीजिए आपको ये माइलेज देगी आराम से चलाएंगे तो। मैं जैसे आराम से चलाता हूँ तो 16.5 के आसपास की मेरी माइलेज देती है। हाईवे पे अभी नहीं मिला है, लेकिन हाईवे पे जब मैं जाऊंगा तो उम्मीद करता हूँ कि 20 प्लस ही रहेगा, लेकिन 16.5 पक्का है। 16.5 का सर बता रहे हैं भाई, गाजियाबाद दिल्ली जैसे ट्रैफिक में 3 गियर से ज़्यादा चलती ही नहीं गाड़ी, 4थे गियर में तो जाती ही नहीं जी। तो भाई 16-17 का तो आप मान कर चलो, मतलब कम से कम 16 तो आपको माइलेज मिल ही जाएगा ट्रैफिक के अंदर भी। तो अच्छा सर, अब एक चीज़ बताइए, सबसे मेन चीज़ जो आपको इधर मिली है 2021 के अंदर, वो है सनरूफ। तो क्या मतलब कुछ काम का लगता है आपको ये सनरूफ? ये सिर्फ मैंने गाड़ी देखी, सबकी अलग अलग परसेप्शन होती है जी। ये मुझे सबसे बकवास का फीचर लगता है। क्योंकि ये मतलब कोई ऐसा फीचर नहीं है कि कभी काम में नहीं आएगी आपकी जी। हालांकि टाइटेनियम में आ ही रहा था तो इसीलिए मुझे लेना पड़ा, अदरवाइज ये मेरी प्रायोरिटी थी कि बिना सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि इससे तो एक तो हीट वगैरह ज्यादा होती है और कभी यूज का फीचर नहीं है, यूजफुल फीचर नहीं है, बिल्कुल भी फीचर नहीं है। ये कभी खुलता नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब अब तो ये मजबूरी बन गया ना, अगर आप टाइटेनियम ले रहे हो, अदरवाइज ये फीचर कोई ऐसा बाकी ये सर इसमें कभी रखा तो नहीं। हाँ, फीचर आया है तो ठीक है, लेकिन इससे सर सभी को शिकायतें ही रहती हैं, क्योंकि वो डिजाइन इस तरह का बनाते हैं ना कि वो निकल पड़ता है कभी। बाकी सर एसी वगैरह से सब एसी वगैरह बहुत बढ़िया है, टॉप क्लास की है, बहुत अच्छा है। पीछे सर लगता है कि एसी वेंट नहीं है तो जरूरत महसूस होती है, थोड़ी आउटडेटेड लगती है, जरूरत तो नहीं है, थोड़ी आउटडेटेड लगती है। थोड़ा सा इनको स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा करना चाहिए, जिससे कि सीटें थोड़ी सही हो जाए, ये सही हो जाए, तो थोड़ा सा इंटरनल स्पेस मैनेजमेंट। अदरवाइज ये गाड़ी कहीं से आपको आउटडेटेड नहीं लगेगी। इसका टच स्क्रीन लाजवाब है, शानदार है, ऐसा टच किसी भी इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो नहीं है इसमें, बस यही कमी है कि टच दिए हो लेकिन एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं दिए हो, जो देना चाहिए जी। बाकी भाई डैशबोर्ड आप देखो, आप लोग बोलते हैं कुछ अपडेट नहीं करते, लेकिन मुझे पर्सनली काफी सही लगता है, काफी चौड़ा तो आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, पूरा है ना, एरोडायनेमिक स्पेस है, डिजाइन है इस गाड़ी की, काफी बढ़िया मिल जाता है। बाकी ये पिलर की बोल रहे थे सर, ये पिलर है ना इस तरह का भाई, इस तरफ जरूर प्रॉब्लम होगी आपको। इधर तो आप थोड़ा ग्लास से आइडिया लगा सकते हो, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये वाला जो है इशू करता है। बाकी भाई किलोमीटर में आपको दिखाता हूँ, 834 ज्यादा चली नहीं है, और माइलेज भी आप देख सकते हो 17.7 का शो कर रही है। सर एक चीज मुझे याद आई जो मैं सभी से पूछता हूँ जिसके पास इको स्पोर्ट है, सर मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि भाई इसकी हेडलाइट्स काफी खराब हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, हेडलाइट इसके कहीं से भी पता नहीं कैसे लोगों को लगता है खराब है, कहीं से भी इसकी खराब नहीं है। लोगों को शायद इसलिए लगता होगा कि क्योंकि इसकी हेडलाइट येलो कलर्ड में है, और उन लोगों को व्हाइट कलर्ड हेडलाइट जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि येलो कलर की लाइट सबसे ज्यादा इफिशियंसी उसकी अच्छी होती है। अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और जाड़े का दिन है तो उसकी थ्रो जो होती है येलो कलर की, वो सबसे अच्छी होती है। तो कलर के कारण लोगों को हेडलाइट खराब लगती है तो नहीं पता, अदरवाइज मुझे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नजर, लाइट को लेकर के, लाइट के थ्रो को लेकर के कभी कोई दिक्कत नजर नहीं है। हाई बीम लो बीम सब परफेक्ट, हाई बीम लो बीम सब कुछ है। तो भाई मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी आप लोग देख लो, अगर अपडेट कराना ही है तो आप करा सकते हो, है ना, लेकिन वैसे अगर प्रैक्टिकली देखो तो पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है, परफेक्ट है। तो भाई सनरूफ भी एक बार आपको खोल के दिखाई देते हैं, वैसे तो हर गाड़ी में खोल ही लेते हैं, देखिए यहीं आपने, है ना, तो इतना सा आपको सनरूफ मिल जाता है, ठीक है, 1 फीट मुश्किल से, है ना, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं है। बट अगर आप टाइटेनियम पे जा रहे हो तो ये तो अब आपको लेना ही लेना पड़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इसकी जगह अगर मैं तो बोलता हूँ सर, अगर इसमें सिंक 3 दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर था, वो ज़्यादा यूजफुल फीचर हो सकता था। चलिए भाई, काफ़ी लोगों को इसी की डिमांड रहती है ना, बच्चे हैं तो उनको शौक रहता है थोड़ा सनरूफ वगैरह का। बाकी सर ग्रैब हैंडल्स की कमी लगती है क्या इसके अंदर? हाँ, लगती है, जब हमें तो नहीं, लेकिन कोई बुजुर्ग आदमी या कोई अगर होता है चढ़ने उतरने में। अब ये ऐसा फीचर है जिसको कि बिना कुछ बताए इसकी कोई जरूरत नहीं थी हटाने की, लेकिन फोर्ड वालों का क्या कहें, वो कुछ भी। एयर बैग्स भी नहीं है ना इसमें, या तो ये होता है कर्टेन एयर बैग्स हैं तो उसका बहाना बन जाता, लेकिन बिना उसके भी आप ग्रैब हैंडल्स नहीं दे रहे, तो ये भी एक दिक्कत है भाई, इशू है इसमें। तो ये था भाई सर का एक्सपीरियंस अपनी कार का, फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल का, है ना। बाकी अगर सर को दोबारा कोई दिक्कत आती है डीपीएफ वगैरह की, तो मैंने सर को बोल दिया है, रिक्वेस्ट कर ली है, सर हमें बता देंगे और हम दोबारा उसको शूट कर लेंगे आप सभी के लिए, जरूर है ना। तो ये था भाई आज के लिए, बाकी सर का दोबारा से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। ये था भाई आज के लिए छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ गया तो उसको लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।